नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णकांत द्विवेदी, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग पीएसएम पीजी कॉलेज कन्नौज, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रिय हमारे नौजवान साथियों, कोरोना संक्रमण के कारण बहुत तेज़ी के साथ व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है और इन व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ हम सभी को जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अब शिक्षा व्यवस्था भी समाज के साथ साथ और परिस्थितियों के साथ साथ बदलने जा रही है। हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि वह ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो अधिकांशतः अपना शैक्षिक लाभ घर बैठे लेते रहें। इस सुविधा के अंतर्गत मैं अपने जो नौजवान हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको हिंदी विषय के संदर्भ में ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरे मनोयोग के साथ हमारे साथ साथ अपनी विषयगत पढ़ाई को भी करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं व हमारे संबंधित सभी नौजवान साथियों, आज कोई भी पढ़ाई हो, किसी भी विषय से संबंधित पढ़ाई हो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप उसमें कितने आत्मसात होकर के और कितनी अंतरंगता के साथ जुड़ कर के उसे जानने की कोशिश करते हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर जब तक आप भाव से और भाषा से व्याकरणिक तौर से भी अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप उसको पूर्णता नहीं जान सकते। पास होने के लिए तो आप इतना किसी भी गाइड से, कुंजी से आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे आजकल व्यावसायिक दृष्टिकोणों से बहुत सी किताबें चल रही हैं, उन्हें आप लोग पढ़ कर के पूरी साल नहीं पढ़ते हो, उनको आप 4 दिन और 10 दिन में पढ़ कर के पास कर लेते हो। लेकिन ऐसी पढ़ाई सिर्फ कागज़ तो छाप के दे सकता है, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि आपको पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि विषय के साथ पूर्णतः अपने आप को जोड़ें, अपने आप को विषय के संदर्भ में अपनी नॉलेज को बढ़ावें। तो सबसे पहली बात है, हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो आपको दे दिया गया है, सीमित है। आप सभी जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है। लेकिन कुछ पाठ्यक्रम ऐसा भी होता है कि जिसे आप अतिरिक्त भी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता होती है और उसे जानें। मैं हिंदी साहित्य की संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा आज कर रहा हूँ। यहीं से हम पढ़ाई का प्रारंभ करते हैं। साहित्य अब दो तरह से मैं आपको आपका ज्ञानवर्धन कराऊंगा हिंदी में। एक तो व्याकरणिक दृष्टि से और दूसरा साहित्यिक दृष्टि से। तो व्याकरणिक दृष्टि से भाषा यानी कि वर्ण विचार, भाषा और इसके बाद वर्ण, शब्द और इसके बाद फिर आपको संधियाँ, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और इस अलंकार, छंद, रस इत्यादि बहुत सारा पाठ्यक्रम है जो विभिन्न परीक्षाएं जब आप देने जाते हो नौकरी के लिए, उसमें भी ये सब पूछा जाता है। आप चाहे एक टीचिंग लाइन के लिए जाएं, जैसे आप बीटीसी करते हो, प्रवेश परीक्षा देने जाते हो, बीएड की प्रवेश परीक्षा देने जाते हो, या फिर आगे की परीक्षाएं जो देते हो, नौकरी के लिए जाते हो, रेलवे की परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, या फिर आप प्रोफेसर रेंज की परीक्षा देने जाते हो, उसमें भी ये बेसिक नॉलेजें आपसे पूछी जाती हैं। होता क्या है कि हम लोग बड़ा बड़ा पढ़ते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नीचे स्तर का भूल जाते हैं। आज हमारे बच्चे जो बीए के हैं, एमए के हैं, उनसे अगर वर्णों के विषय में पूछ दिया जाए तो उन्हें लज्जा लगती है।
कि इतना छोटा सा प्रश्न है जो केजी और कक्षा 1 वालों से पूछना चाहिए, आज मुझसे पूछा जा रहा है, और जबकि उन्हें पता नहीं है। आप नीचे स्तर की चीज़ों को भूल गए हैं और आगे की चीज़ों को पकड़ रहे हैं। आप सोचिए, तो हमें नीचे की चीज़ों को जानना है, इसीलिए पूछा जाता है कि आप पीछे का कितना जानते हैं और आगे तक जाना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर मेरा एक प्रयास है कि आप लोग, कोरोना संक्रमण चल रहा है, वैश्विक महामारी है, आप लोग सब आजकल टीवी और अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि देश में 3 लाख से ऊपर संख्या मरीजों की पहुंच रही है। ऐसा शायद ही कोई कस्बा, शहर या गांव बचा हो जहां से मरीज नहीं मिल रहे हैं, संक्रमित लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसी हालत में अपने को बचाना भी है और अपने को आगे भी बढ़ाना है। तो जान है तो जहान है, इस लक्ष्य की ओर मेरा ये प्रयास है। पर मेरा प्रयास फलीभूत तभी होगा जब आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ आप अपने को जोड़ेंगे ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से। आओ हिंदी सीखें, आओ हिंदी जानें। इसके माध्यम से मैं यूट्यूब चैनल पर भी इसको वीडियो अपलोड करूंगा, कुछ पाठ्य सामग्री अपलोड करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इससे जुड़ेंगे, लाभ लेंगे, और जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे तब तक मेरा ये सारा प्रयास कोई मतलब नहीं रखता है। प्रिय छात्र छात्राओं, आपको मालूम है कि हमारा जब हिंदी साहित्य प्रारंभ हुआ और आज तक कितने कालों में इसे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने बांटा है, आपको निश्चित मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। संपूर्ण हिंदी साहित्य को हमारे इतिहासकारों ने प्रमुख 4 भागों में विभाजित करके नापा है और आंका है। पहला, आदिकाल। आदिकाल 1050 से 1375 के मध्य इसकी काल अवधि रही। 1050 से 1375 तक जो समय है वो आदिकाल का है। ऐसे आदिकाल में हमारे जो सिद्ध साहित्य है, सिद्धों ने जो साधना की और साधना के माध्यम से जो अपने अनुभव व्यक्त किए, वो साहित्य है। फिर जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, और इसके बाद रासो साहित्य, और फिर लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में कोकिल जो माने जाते हैं, मैथिल कोकिल, विद्यापति का जो साहित्य है उसे हम लोग लौकिक साहित्य के अंतर्गत मानते हैं। और अमीर खुसरो जी ने हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग पहली बार अपभ्रंश भाषा काल में किया, यानी कि आदिकाल में किया। हम कह सकते हैं ये आदिकाल जो है संत साहित्य काल है, साधना काल है। क्यों? यहाँ पर सिद्धों ने अपनी साधना के माध्यम से जो अनुभव किए वो समाज को दिए। दूसरा है जैन साहित्य। जैन मुनियों ने जो अपनी साधना के माध्यम से, जो अध्ययन के माध्यम से, जो प्रयोग के माध्यम से हासिल किया, वो समाज को और अपने भक्तों को साहित्य के माध्यम से परोसा। दूसरा है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, गोरखनाथ जी का तो नाम आप सभी जानते हैं। तो गोरखनाथ जी जो 84 सिद्धों के नाम आते हैं, फिर नाथों के नाम आते हैं, गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ, ये सब आदि बहुत से नाथ हुए हैं। इन्होंने अपने इसमें यो अनुभवों को देकर के साहित्य के प्रारंभिक काल को बहुत ही समृद्ध किया। रासो जो युद्ध काल जिसे कहते हैं, उस समय राजा महाराजों के बीच में जो युद्ध प्रशासनिक तौर से छिड़े थे, उनका काल, उसकी कविता मिलती है। जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। बहुत सारे रासो हैं, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बहुत सारे नाम आते हैं, तो इनका जिक्र आता है। फिर लौकिक तो मैंने आपको बताया ना, विद्यापति और अमीर खुसरो, इनके जिक्र आते हैं। तो ये आदिकाल हमारा साहित्य का प्रारंभिक काल है। इसके बाद हम 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल को मानते हैं। भक्ति काल हमारा 2 प्रमुख धाराओं में आगे चला है। पहला था सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। संपूर्ण जो साहित्य है, संपूर्ण भक्ति काल का जो साहित्य है, संतों का साहित्य है, वो इन्हीं 2 धाराओं के बीच चल करके जन सामान्य के बीच पहुंचा और अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसी काल में कबीर हुए, इसी काल में तुलसी हुए, इसी काल में सूरदास हुए, इसी काल में रहीमदास हुए, इसी काल में रैदास हुए, इसी काल में मीरा हुई, और अगर इनसे और पहले हम चले जाएं तो इसी काल में स्वामी
रामानंद जी हुए। इसी काल में और चले जाएं तो फिर हम देखते हैं कि जो सूफी संत परंपरा आती है उसमें जायसी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारा व्यापक रूप से, इसीलिए इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति और राम की भक्ति के माध्यम से हमारे संत समाज ने अपनी पुनर्स्थापना समाज में की और एक सकारात्मक सोच दी। जहाँ पर मुगल काल चल रहा था, मुगल काल में अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इस तरह की भावना आए। जो हिंदू जनता थी वो अपने आप में पूर्णतः निराशित हो चुकी थी, लेकिन हमारे भक्त काल के संतों ने पुनर्स्थापना के लिए जो भक्ति का मार्ग दिखाया, उसी भक्ति मार्ग से हमारे जो समाज के लोग थे, निराशित लोग थे, उनमें पुनः जीवन की एक आशा जागृत हो गई। तो ये सारा योगदान जो जाता है वो हमारे हिंदू संतों में जाता है। तीसरा इसके बाद काल आता है 1700 से 1900 रीति काल, परंपरावादी काल, एक दूसरे का अनुकरण करने वाला काल, जिसे श्रृंगारिक काल भी कहा गया। इसमें श्रृंगारिक रचनाएं अधिक थीं। ये कहना बिल्कुल ही गलत न होगा कि रीति काल में राजाओं की, महाराजों की चापलूसी में कविता लिखी गई, उनको खुश करने के लिए कविता लिखी गई। लेकिन उसी युग में आचार्य केशवदास का नाम आता है, बिहारी का नाम आता है, घनानंद का नाम आता है, बहुत सारे नाम आते हैं, जिन्होंने बोधा का नाम आता है, आलम का नाम आता है, जिन्होंने इस परंपरा से अलग हटकर, राजा महाराजों के चापलूसी से अलग हटकर अपनी कविता को एक नई दिशा दी और समाज को मनोरंजन के साथ साथ जीने का एक सलीका भी बताया। अब अंतिम जो भाग है साहित्य का काल है वो है आधुनिक काल। जनता आदिकाल से जिस परंपरा का अनुकरण कर रही थी, वो भी नाथों और सिद्धों और मुनियों के द्वारा वो संत साधना की ही पद्धति बताई गई। फिर भक्ति काल में भी वही राम कृष्ण की परंपरा आगे आई। फिर इसके बाद रीत काल में राजा महाराजों का गुणगान आया। तो लेकिन कहीं पर जनता को केंद्रित करके किसी ने भी साहित्य को नहीं लिखा और ना ही साहित्य पर किसी ने कोई केंद्र स्थापित किया, विचार किया। आधुनिक काल में इतना परिवर्तन हुआ। 19वीं शताब्दी जब आती है तो समाज बदल गया, परिवेश बदल गया, सोच बदल गई और पूरे विश्व का चिंतन बदल गया। उसी युग में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अवतरित होते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सारे साहित्य की सोच को ही बदल दिया और कहा कि जिस तरह से हमें खान में परिवर्तन हुआ, पहनने में परिवर्तन हुआ, रहन सहन में परिवर्तन हुआ, हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ, क्यों न अब हम अपने साहित्य को भी बदल दें, साहित्य को एक नई दिशा दें और उसी इस नई दिशा के साथ हम आगे चलें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी नवीनतम सोच के साथ आधुनिक काल की स्थापना की और बहुत कम उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पूरे साहित्य के कलेवर को एक नवीनतम सोच के साथ स्थापित कर दिया। और इसी आधुनिक काल के बाद जब उसमें देखते हैं तो भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग आता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर स्थापित हुआ। छायावाद काल आता है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पंडित सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी। अगर इन 4 को हटा देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आगे फिर छायावाद पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता रह जाती है। और इसके बाद छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, जो पूर्णतः यथार्थवादी साहित्य लिखा गया, जिसमें जनसाधारण के दुख दर्दों की चर्चा की गई, वो था प्रगतिवाद। फिर प्रयोग काल आया, जिसे अज्ञे जी ने स्थापित किया, लेकिन ये ज़्यादा चला नहीं था और यहाँ पर फिर 1943 से जो शुरू हुआ, 1953 में नई कविता के साथ इसका समापन हो गया। और नई कविता आई जो 1972 समकालीन कविता जिसे आप कहते हो, जो आजकल भी हम लोग उसे कहते हैं। हालांकि अब तो कविता के बहुत सारे नाम आ गए हैं, आ कविता और जने कितने नामों से पुकारा जा रहा है। कविता पूर्णतः स्वतंत्र हो गई। आज 21वीं सदी में हम जब खड़े होकर के आपसे चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में समाज बदला, लोग बदल गए, लोगों की सोच बदल गई, जीने का तरीका बदल गया। इसी जब ये सब बदल जाएगा तो फिर निश्चित रूप से कवि की चेतना भी बदल जाएगी,
कहानीकार का लेखन भी बदल जाएगा और चिंतन धारा भी बदल जाएगी। तो इन सब पे हम विचार करें और अध्ययन करें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज जो मैं आपके सामने हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई संक्षिप्त में जो मैंने पृष्ठभूमि रखी है, निश्चित रूप से आप लोग इसको समझेंगे और जुड़ेंगे और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस कोरोना संक्रमण काल में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए मास्क मुख पर लगा कर के बाहर निकलें, अपने परिवारीजनों के साथ मिलजुल कर रहें और बुजुर्गों की सेवा करें, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री राम, नमस्कार।